1940 का दशक आते आते सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चाइना और कोरिया में अपनी पकड़ बना चुकी थी, जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड को ये डर सताने लगा कि अगर सोवियत यूनियन ने ईस्ट और साउथ एशिया को इन्फ्लुएंस कर लिया तो फ्यूचर में उनके लिए सोवियत यूनियन को हराना मुश्किल हो जाएगा। जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने स्पाई नेटवर्क के जरिए दुनिया भर के देशों में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों के बीच में एक एग्रेसिव पॉलिटिकल वॉर छेड़ दी। लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कम और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ज्यादा थे, जिसे इस्तेमाल करके ही ब्रिटिशर्स पिछले 200 सालों से यहाँ पर राज कर रहे थे। दरअसल 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिशर्स को ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी कि वो लोगों को मरवा कर या फिर जेल में डालकर फ्रीडम प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकते। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 1881 में जनसंख्या जनगणना करवाई, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी में निकले और मुस्लिम लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी थे। लेकिन उस समय भारत के अंदर सारी कम्युनिटीज को केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती थी और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन जल्द ही ब्रिटिशर्स को ये बात भी समझ में आ गई कि कई मुस्लिम्स हिंदुओं की लीड किए जाने से खुश नहीं हैं और उनके बीच में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, जिसका फायदा उठाकर ही ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए इनकरेज किया। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनाई गई, जो कि मुसलमानों के हकों की बात करती थी। और फिर 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आया गया, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट ने इंडियंस को वोटिंग राइट दिया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में सिर्फ पढ़े लिखे अमीर इंडियंस ही वोट कर सकते थे और एक मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट कर सकता था। और यहीं से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिलीजियस पार्टीशन की शुरुआत हुई, क्योंकि इसके बाद में हिंदुओं ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली और दोनों के बीच में जो कम्युनल टेंशन थी वो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। यही फॉर्मूला ब्रिटिशर्स ने दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर तब तक वो खुद वर्ल्ड वॉर के ट्रैप में फंस चुका था, इसलिए ये आइडिया वहां पर काम नहीं आया। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन और कई यूरोपियन कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे, जिस वजह से ब्रिटेन के लिए अब अपनी कॉलोनाइज कंट्रीज में प्रोटेस्ट को रोकना और वहां पर अपनी गवर्नेंस को बिठाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए डीकोलोनाइजेशन का बिल लेकर आया गया और ये तय किया गया कि कॉलोनाइज कंट्रीज को अब आजाद कर दिया जाएगा। पर अमेरिका और ब्रिटेन को ये डर सता रहा था कि अगर भारत आजाद हो जाता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आ जाए। इसलिए ब्रिटेन ने मोहम्मद अली जिन्ना की एक अलग नेशन की डिमांड को बहुत आसानी से मान लिया, क्योंकि साउथ एशिया में एक नया देश वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बफर जोन क्रिएट कर रहा था, जो कि सेंट्रल एशिया को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी दूसरे इंडियन लीडर्स के कंपेयर में ब्रिटिशर्स के साथ में ज्यादा मैच करती थी, जिस वजह से भी ब्रिटेन को ये यकीन था कि उनके जाने के बाद भी वो पाकिस्तान के जरिए साउथ एशिया में अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रख पाएंगे। और इसीलिए बंटवारा तो भारत और पाकिस्तान का हुआ, लेकिन मैप और बॉर्डर ब्रिटेन ने तैयार किए। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया दिया। वेस्टर्न पाकिस्तान का मरीन टाइम बॉर्डर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। वहीं उसका लैंड बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता था, जबकि ईस्टर्न पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करता था। अब इन सबको देखकर ऐसा लगेगा कि ब्रिटेन मुस्लिम्स के लिए एक नया नेशन बनाने पर कम और अपने लिए फ्यूचर वॉर स्ट्रेटेजी बनाने पर ज्यादा काम कर रहा था। पर अभी तक जम्मू कश्मीर भारत या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना था, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के राजा हरि सिंह एक हिंदू थे और यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, पर पाकिस्तान इस इलाके को अपने देश में शामिल करना चाहता था। इसलिए पाकिस्तान के ट्राइबल फाइटर्स ने जम्मू कश्मीर पर अचानक हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इसके बदले में वो भारत में शामिल होने के लिए मान गए, लेकिन आर्टिकल 370 के साथ, जो कि ये कहता था कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट होगी, लेकिन उसके डिफेंस और फॉरेन डिपार्टमेंट को भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। लेकिन इसी आर्टिकल 370 में ये प्रोविजन भी दिया गया कि फ्यूचर में इसे हटाया भी जा सकता है। और ये एक लौता राज्य नहीं था। नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी को भी आर्टिकल 371 के अंदर स्पेशल प्रोविजन मिला, जिसे बाद में या तो मॉडिफाई किया गया या फिर हटा दिया गया। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान को इसलिए चाहिए क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, पर यह सिर्फ एक मिथ है जो कि रिलीजियस सिंपैथी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल रीजन जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और यहाँ के वाटर रिसोर्सेज थे। इंदुस, चेनाब और झीलम ये वो नदियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के रास्ते पाकिस्तान में जाती हैं, और पाकिस्तान की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इसी नदी पर डिपेंडेंट है।
इसीलिए पाकिस्तान इन नदियों पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल चाहता था। और जब तक कराची एग्रीमेंट के जरिए पहली कश्मीर वॉर खत्म हुई, तब तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया था। वहीं 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए उसे इन 3 नदियों के पानी पर भी 80% राइट मिल गया। लेकिन इसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 बड़ी जंगें हुई, 1965, 1971 और 1999, जिनमें से 1971 की जंग को स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए सबसे बड़ी जीत माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस वक्त पाकिस्तान के हालात भारत से बेहतर थे, और इसकी वजह था अमेरिका। दरअसल आजादी के कुछ सालों के बाद ही अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना अलाय बना लिया था, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान, अफगानिस्तान और छोटा सा बॉर्डर तजाकिस्तान के साथ मिलता था, जो कि उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन की, और पाकिस्तान को मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना शुरू किया। गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1962 में ही अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिट्री एड के लिए $2.3 बिलियन दिए थे, और इन फंडिंग के बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान के बादर एयरबेस को 10 साल के लिए लीज पर ले लिया, जहां से अमेरिका के U-2 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और सिग्नल इंटेलिजेंस USSR पर नजर रखती थी। पर जैसे ही सोवियत यूनियन को इसके बारे में पता चला, उन्होंने पाकिस्तान को ओपनली धमकी दी कि अगर उन्होंने दोबारा बॉर्डर पर अमेरिका का प्लेन उड़ते हुए देखा तो वो इस बार पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे, जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा डर गया और उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि वो अपने प्लेन्स यहाँ से हटा ले। लेकिन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज फिर भी यहाँ पर काम करती रही, और फिर 1980 के दशक में पाकिस्तान और अमेरिका के मिलिट्री अलाइज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। राइटर रिचर्ड किरबाज की एक बुक है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ फाइव आइज, जिसके मुताबिक यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेंस्की को कई महीने पहले ही ये पता चल गया था कि रूस अफगानिस्तान को इन्वेड करने का प्लान कर रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका वो गलती नहीं करना चाहता था जो कि उसने वियतनाम वॉर के दौरान की थी। अगर इस बार अमेरिका अपनी मिलिट्री को डायरेक्ट सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए भेजता तो उसे आम पब्लिक से क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता, और हो सकता था कि इस बार भी सोवियत यूनियन उससे जीत जाता। इसलिए इस बार अमेरिका ने खुद लड़ने की बजाय अफगानिस्तान की ट्राइबल कम्युनिटीज का इस्तेमाल किया, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को इस दौरान $32 बिलियन दिए अफगानिस्तान के मुजाहिदीन फाइटर्स को तैयार करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए। लेकिन अमेरिका एक लौता देश नहीं था जो कि पाकिस्तान को फंड कर रहा था। सऊदी अरब और यूएई भी पाकिस्तान के काफी क्लोज आ चुके थे। दरअसल 1979 में जब अफगानिस्तान में अफगान रूस वॉर चल रही थी, उसी वक्त ईरान में तख्ता पलट हुआ। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता को हटाकर अयतुल्ला खुमैनी ने ले ली थी, जिन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की। खुमैनी का कहना था कि इस्लाम को सत्ता में लाना अपने आप में जिहाद है, और वो अपनी इस आइडियोलॉजी को सारी इस्लामिक कंट्रीज में फैलाना चाहते थे। अब ईरान एक सिया मुस्लिम कंट्री है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और ईरान के बीच में सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट कई सौ सालों से चला आ रहा था। वहीं अब ईरान में एक नया लीडर पावर में आ गया था, जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब को ये डर सताने लगा कि अगर ईरान की ये नई आइडियोलॉजी साउथ एशियन मुस्लिम तक पहुंच गई तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए सऊदी अरब ने अपने पैसे का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को मुजाहिदीन फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए तो पैसे दिए ही दिए, लेकिन साथ ही यहाँ पर वहाबिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए भी पैसे दिए, जो कि सऊदी अरब की स्टेट आइडियोलॉजी थी। पैसा अमेरिका और सऊदी अरब का था, लेकिन रिक्रूटमेंट और मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई मिलकर करती थी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करने के लिए इस्लामी कट्टरवाद और जिहादी नीतियों का प्रचार किया जाता था, और इसी दौरान हुकानी नेटवर्क, अल-कायदा और तालिबान जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिन्हें शुरुआत में पाकिस्तान और खुद वेस्टर्न कंट्रीज रेबल ग्रुप्स कहती थी, जो कि अफगानिस्तान में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान के लिए 1980 से 1990 का ये दशक गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि अमेरिकन फंडिंग की वजह से उस वक्त पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम साउथ एशिया में श्रीलंका के बाद सबसे ज्यादा था। प्लस पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज अमेरिका के साथ साथ इस्लामिक कंट्रीज और चाइना के साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे, जबकि भारत के पास अलाय के तौर पर सिर्फ सोवियत यूनियन था, जो खुद अफगान वॉर के बाद में टूटने लगा था। अब अफगान रूस वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान को लगा कि वो इन मुजाहिदीन फाइटर्स का इस्तेमाल भारत में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए कर सकता है और कश्मीर को पा सकता है, और इसीलिए इसी दौरान हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी,
जो कि भारत में मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर एक रिलीजियस नैरेटिव देने की भी कोशिश की, ताकि इस्लामिक कंट्रीज की सिंपैथी उसे मिल सके। अमेरिका दूर बैठा ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन उसे पाकिस्तान के किसी भी एक्शन से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट अटैक नहीं हो गया। साल 2011 में अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर एक बुक आई थी, डिसेप्शन। इस बुक के मुताबिक 9/11 हमले के बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को हमले से ज्यादा इस बात का डर सता रहा था कि अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम अलकायदा या फिर किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग गए तो वो इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर सकते हैं। और इसे लेकर उन्हें आईएसआई या फिर पाकिस्तान की आर्मी पर भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में एक सीक्रेट डील की और उसे $100 मिलियन दिए अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। एंड साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान के शामची एयरबेस और शहबाज एयरबेस का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया। अब पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता है और ये कहता है कि अब अमेरिकन मिलिट्री का उनके एयरबेसिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर अमेरिका का पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता तो वो हर साल पाकिस्तान को यूं ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग नहीं दे रहा होता। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि 1980 से 2018 के बीच में अमेरिका ने पाकिस्तान को करीबन $33 बिलियन की फंडिंग दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट से काफी अलग माना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही टर्म में पाकिस्तान को टेररिज्म को लेकर ओपनली क्रिटिसाइज किया था, और इसी दौरान अमेरिका ने भारत के साथ में अपने रिलेशंस काफी ज्यादा डेवलप भी किए थे। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के सीजफायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की, उससे देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रंप पहली बार इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा न्यूट्रल प्ले करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अब वैसे तो इसके पीछे कई रीजंस माने जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रीजन है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। ये एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ 1 साल पुराना है, और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि पहलगाम अटैक के सिर्फ 4 दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने इस प्लेटफॉर्म के साथ में क्रिप्टो करेंसी डील साइन की थी। इस डील में पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब शामिल थे। लेकिन इस डील का या फिर इस कंपनी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ में क्या कनेक्शन है? दरअसल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, जिसके साथ में पाकिस्तान ने ये पूरी डील साइन की है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की अपनी फैमिली का 60% शेयर है। अब भले ही पाकिस्तान को ये लग रहा हो कि इस डील के साइन होने से उनके देश में डिजिटल फाइनेंस रिवॉल्यूशन आ जाएगा, पर एक्चुअल में इस डील को साइन करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज और गवर्नमेंट एसेट्स को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। और वो इसलिए क्योंकि अब ये कंपनी पाकिस्तान के फाइनेंस को ट्रैक और मॉनिटर कर पाएगी। खैर, इस पूरी डील से पाकिस्तान को फायदा हो या ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैमिली बिजनेस को फायदा जरूर होने वाला है। और शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट के नाम पर पाकिस्तान को करीबन $397 मिलियन की फंडिंग दी, वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान अब चाइना का क्लोजेस्ट अलाय है। चाइना ने 2013 में पाकिस्तान के साथ में BRI के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट साइन किया था, जो कि ग्वादर पोर्ट को चाइना बॉर्डर से कनेक्ट करेगा, और इसीलिए चाइना ने ग्वादर पोर्ट को अगले 40 सालों के लिए लीज पर भी ले लिया, क्योंकि ग्वादर पोर्ट स्टेट ऑफ हार्मूज और रेड सी दोनों से काफी शॉर्ट डिस्टेंस पर है, और यहाँ से करीबन 70% ग्लोबल ट्रेड पास होता है। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से चाइना अभी तक इस पोर्ट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाया है। वहीं वो $60 बिलियन जो कि चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो भी लॉस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आए दिन चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर टेरर अटैक करती रहती हैं, जिसके चलते कई चाइनीज वर्कर्स भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और इतना लॉस होने के बावजूद भी चाइना पाकिस्तान में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत को काउंटर करने के लिए उसे एक रीजनल अलाई की जरूरत है। पाकिस्तान पर चाइना का करीबन $20 बिलियन का कर्ज है, जो कि उसके एक्सटर्नल डेब्ट का 22% होता है। और इस डेब्ट ट्रैप की वजह से चाइना इस बात को लेकर श्योर है कि पाकिस्तान कभी उसे धोखा नहीं देगा और कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। इन शॉर्ट, चाइना और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को एक पपेट स्टेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्यों? दरअसल भारत के पास में तीनों साइड से इंडियन ओशन में डायरेक्ट एक्सेस का एडवांटेज है, जिसकी वजह से ही अमेरिका ने भारत के करीब आना शुरू किया था ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की मिलिट्री को काउंटर कर सके। लेकिन अब भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी चाइना के साथ साथ अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम बनती जा रही है, और अमेरिका और ब्रिटेन भारत के साथ में वो गलती नहीं करना चाहते जो उन्होंने 2000 के दशक में चाइना के साथ में की थी। दरअसल जब चाइना ने अपनी मार्केट को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन किया था, तो उस वक्त चाइनीज गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी थी, और शर्त ये थी कि फॉरेन कंपनीज को अपना आईपी चाइनीज कंपनियों के साथ में शेयर करना पड़ेगा या फिर उनके साथ में जॉइंट वेंचर खोलकर काम करना पड़ेगा, जिसे फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाता है। और ये शर्त खास तौर पर ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लागू की गई थी। अब उस वक्त अमेरिका और यूरोप की कंपनियां किसी भी तरह बस चाइना की मार्केट में एंटर करना चाहती थी, ताकि वो वहां के लैंड और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लो कॉस्ट प्राइस में प्रोडक्ट तैयार कर सके और फिर उसी की मार्केट में उसे सेल कर सके। और वो इस बात को लेकर भी काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे कि अगर चाइना को आईपी मिल भी गया तब भी वो उनके जितने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाएगा। लेकिन सिर्फ 10 सालों के अंदर आईपी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए चाइना ने अपनी कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट कर दिया और लो कॉस्ट प्राइस में यूरोप और अमेरिका से बेटर प्रोडक्ट बनाने लगा। अब क्योंकि चाइना में एक ही पार्टी का कंट्रोल है, इसीलिए यहाँ पर स्पाई नेटवर्क या फिर फंडिंग के जरिए गवर्नमेंट को गिराया भी नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका की कंपनीज को काफी लॉस फेस करना पड़ा। और अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह भारत में भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी का तीसरी बार पावर में आना अमेरिका और यूरोप को थ्रेट लगने लगा है। क्योंकि जब भी किसी देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार पावर में आती है, वो भी मेजोरिटी में, और वो इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन में डेवलपिंग प्रोजेक्ट जो पहले से चले हुए आ रहे थे वो बंद नहीं होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने लगती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में उस कंट्री की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और दूसरी कंट्रीज के उसके साथ में नेगोशिएशन की पावर कम हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुर्किया के प्रेसिडेंट अर्दोगन है, जो कि काफी लंबे टाइम तक पहले तुर्किया के प्राइम मिनिस्टर है और फिर उसके बाद 2017 में उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंटल सिस्टम में चेंज कर दिया और खुद यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, और तब से वही पावर में बने हुए हैं। अब तुर्किया नाटो का भी अलाय है, लेकिन साथ में ही उसके रूस और चाइना के साथ में भी बहुत अच्छे रिलेशन है, और ये सब अर्दोगन के बोल्ड डिसीजंस की वजह से हो पाया। इसलिए अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि भारत जितना ज्यादा ग्रो करेगा, उसके साथ में उसके नेगोशिएशन की पावर उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी, और वो एक साथ चाइना, भारत और रूस तीनों को काउंटर नहीं कर सकता, जिससे उसकी ग्लोबल डोमिनेंस कम हो जाएगी। और ये सेम सिचुएशन सऊदी अरब के साथ भी है। एक्चुअली यहाँ पर सारा खेल डोमिनेंस और आइडेंटिटी क्राइसिस का है। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया, इन सभी को बस का है। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान को सपोर्ट करके इकोनॉमिकली कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। पर स्टिल ये कंट्रीज पाकिस्तान को खुद लोन भी देती हैं और IMF में सपोर्ट भी करती हैं। बावजूद इसके कि इथियोपिया, श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देश रिफॉर्म के मामले में पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और एक्चुअल में चाइनीज डेब्ट से बाहर आने पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी IMF कोई ना कोई रीजन देकर इनकी लोन रिक्वेस्ट को डिले करता रहता है। जबकि पाकिस्तान पिछले 78 ईयर्स में 24 टाइम्स बेल आउट लोन ले चुका है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान IMF के बेल आउट लोन के बेसिक क्राइटेरिया के स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाया, पर इसके बावजूद भी उसका लोन अप्रूव हो जाता है। और ये बात सिर्फ IMF की नहीं है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मिडिल ईस्टर्न बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स पाकिस्तान को मल्टीपल टाइम लोन प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान का टोटल डेब्ट $133 बिलियन पहुंच चुका है। अब डेब्ट ज्यादा होना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि चाइना, भारत और अमेरिका का देखा जाए तो लोन पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा है। एक्चुअल इशू फॉरेन रिजर्व्स के साथ आता है, क्योंकि इंपोर्ट के लिए फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत पड़ती है, और पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 2024-25 में सिर्फ $50 बिलियन है, जो कि 25 करोड़ आबादी वाले देश के लिए काफी नहीं है। और फॉरेन रिजर्व्स का कम होना कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि ज्यादातर फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। 2019 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म की TTDI की लिस्ट में 140 देशों में पाकिस्तान की रैंक 121 थी। 2024 में ये रैंक इंप्रूव होकर 101 पर पहुंच गई, पर 2024 में कंट्रीज की जो संख्या थी वो भी 140 से 119 कर दी गई थी।
इसके अलावा पाकिस्तान इस लिस्ट में बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है, जो कि नोट करने वाली बात है। अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज सचमुच में पाकिस्तान को डेवलप करने में इंटरेस्टेड होती तो वो उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती, अपनी कंपनीज को वहां पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करने के लिए कहती, अपने ट्रेड बढ़ाने को कहती। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो जियोपॉलिटिकली सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड करने के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। पर ऐसा हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अनलाइक गवर्नमेंट्स एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चाहती हैं, जहां पर वो आसानी से अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके या फिर ट्रेड कर सके। पर पाकिस्तान की अनस्टेबल गवर्नमेंट, मिलिट्री कंट्रोल और यहाँ पर होने वाले टेरर अटैक्स ज्यादातर कंपनीज को इस लैंड से दूर रखते हैं। जैसे कि 2019 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में $20 बिलियन की पार्टनरशिप डील साइन की थी। अब सऊदी का प्लान था कि वो ग्वादर पोर्ट के पास में $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी शुरू करेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। और वो इसलिए क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर आता है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मल्टीपल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, जो कि किसी भी फॉरेन कंपनी को यहाँ पर काम करने नहीं देना चाहती, जिसकी वजह से सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सारे सिनेरियोज में अगर किसी का सच में सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है तो वो है पाकिस्तान की आम जनता, जिनकी एजुकेशन पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करती है, जो कि बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। वो भी तब जब पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 60% के अराउंड है और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की काफी कमी है। खैर, इस ओवरऑल टॉपिक पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।